नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और वोट फॉर गुड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं हूं अदिति। दल बदल आज भारतीय राजनीति का बड़ा सच बन चुका है। नेता पहले जिसे कोसते थे आज उसके कसीदे पड़ रहे हैं। पहले जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे आज उनका वहां दम घुटता है। कुल मिलाकर आया राम गया राम की सियासत 24 की जंग का अहम हिस्सा है। तो क्या ये माना जाए कि भारत की राजनीति दल बदल के दलदल में धंस रही है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दल बदल का विश्लेषण। राजनीति में कहा जाता है कि कोई अपना या पराया नहीं होता, बस मौके की बात होती है। जो नेता कल किसी पार्टी की नीतियों को कोसते नजर आते हैं, वही नेता आज उस पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। कल तक जिस पार्टी की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उस पार्टी में दम घुटने का जिक्र करते दिख जाएंगे। जी हाँ, हम दल बदलू नेताओं की बात कर रहे हैं, जिनका एक ही मकसद नजर आता है, जहां दम वहां हम। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आया राम गया राम की सियासत काफी तेज हो गई है। अभी हाल ही की बात करेंगे तो ऐसे नेताओं की लाइन बढ़ती ही जा रही है। 16 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद की ही अगर बात करें तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है। इनमें नवीन जिंदल, रणजीत चौटाला, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ ही लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन का नाम शामिल है। होली के ठीक एक दिन पहले 24 मार्च को नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी दिन हरियाणा के निर्दलीय विधायक और मंत्री रणजीत चौटाला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं होली के ठीक एक दिन बाद 26 मार्च को लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। इसके एक दिन बाद 27 मार्च को आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी के हो गए। इससे पहले 19 मार्च को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बोलते हुए बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। अगर मार्च महीने की ही बात करें, महज 2 दिनों में ही बीजेपी के 2 सांसदों ब्रजेंद्र सिंह और राहुल कंसवा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह 10 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो गए, तो अगले दिन 11 मार्च को राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कंसवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दल बदल करने वाले इन नेताओं में से ज्यादातर को नई पार्टी से चुनाव लड़ने का टिकट भी मिल चुका है। पार्टी बदलने वालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही दूसरी पार्टी में कर दिया। 20 मार्च को बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए उसमें शामिल हो गए। यानी ऐसे नेताओं के लिए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। यानी जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, और लोकसभा चुनाव को लेकर ये बात एकदम सटीक बैठती है। हर चुनाव से पहले दल बदल का ये सिलसिला देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस साल तो मार्च में ऐसे नेताओं की जैसे लाइन सी लग गई। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जिन्होंने किसी पार्टी को लंबा समय दिया था। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर से लेकर अर्जुन मोढवाडिया तक का नाम शामिल है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद अर्जुन सिंह भी आया राम गया राम वाली लाइन में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी का दामन थामने वाले अर्जुन सिंह 20 महीने बाद ही घर वापसी करते हुए 15 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर आया राम गया राम का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1967 में हरियाणा के हसनपुरा सीट से गयालाल विधायक थे। कांग्रेस से बागी होकर गयालाल निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जो 15 दिन में 4 बार दल बदल कर सुर्खियों में आ गए थे। पाला बदलते हुए कांग्रेस में वापस आने के बाद उस वक्त कांग्रेस के नेता राव बीरेंद्र सिंह गयालाल को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर राव बीरेंद्र सिंह ने कहा था,
गया राम अब आया राम है। इस घटना के बाद से भारतीय सियासत में दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बारी है हमारे सेगमेंट जनता बोले की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर देश भर की जनता मुखर है। तो जनता क्या बोलती है चुनाव के बारे में, आइए सुनते हैं। विकास का पैमाना और राजनीति में काम का आकलन तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। तो विकास ये है, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, इसमें तो 2-4 हाईवेज और हमारे क्षेत्र के लिए आना चाहिए। तो एक भी नई सड़कों की स्वीकृति नहीं मिली, बल्कि जो पूर्व से चल रही थी वो भी अधूरी है। रेल परियोजना की बात है, सुरेश प्रभु जी आए थे 2016 या 17 में, तब से रेलवे की बात चल रही है। आज तक एक पटरी भी नहीं बिछी है, सबके सामने है। तो तथ्यों की बात है। लगातार रोजगार के क्षेत्र में भी हमारे सीधी सिंगरौली में लगातार यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कामकाज से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए उस हिसाब से काम हुआ ही सब चाहिए। सोन पुल देख रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष है, आज 2-3 साल हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है, एकदम रोड ब्लॉक है, व्यापार पूरा ठप्प पड़ा हुआ है, धंधा कुछ समझ में नहीं आता क्या है कैसा होगा। हमारे यहाँ जैसे आपके ये जो रोड है, रोड के काम भी कम 10 साल से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। और उसके अलावा यहाँ के अपना ये जो सोन पुल है, ये भी बहुत बड़ी समस्या ही है। रेल है, रेल के लिए उन्होंने कई बार किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हम यही चाह रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ बदलाव होगा तभी अच्छा रहेगा, जैसा भी है। अच्छा, तो यही सपोर्ट है कि कुछ ना कुछ हो तो बदलाव भी हो जाना जरूरी भी है। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, आज गोपत पुल हो गई, सोन पुल हो गई हम लोगों के यहाँ, 2 साल से वो बंद हुई है। इधर 4 लाइन रोड भी है, NH-39 10 साल हो गए, वो भी नहीं हुआ है। तो उनके कामकाज से बिल्कुल हम लोग निरंकुश हैं। कारण ये है कि यहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है कमलनाथ जी के राज में, और नकुलनाथ जी ने भी 5 साल में कुछ नहीं किया है। यहाँ पे नकुलनाथ जी का एक भी बार दौरा नहीं हुआ, क्षेत्र की जनता का उन्हें हालचाल नहीं जाना। मतलब एक बार जो जीत के जाते हैं वो तो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। इस बार की चुनाव भी तो अच्छी तरह से हो रही है। अब भाई जहाँ सुविधा भाई चर्चा कर रहे हैं आदमी। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा जी, और आपके इस क्षेत्र में भी कमलनाथ का दबदबा है। क्या स्थिति रहेगी? अब बीजेपी की चर्चा ज्यादा हो रही है और है अब सरकार की। हाँ, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के तनक सुखी है, उन्हीं की चेहरा है। क्या कह रही है, अब जनता के ऊपर साहब अपन नहीं जान सकते। अब चुनाव में क्या साहब सरकार जीत रही और क्या कर रही है, क्या कर रही, कौन दे रहा है गरीबों खा दे है? फिर भी चुनाव तो, अरे साहब चुनाव तो जो है नंबर आने के बाद सब कोई कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तो दे ही रही सरकार। कुछ नहीं दे रही। अरे दे रही है थोड़े बहुत, 5 किलो का हुआ। स्थिति का है साहब, वो तो ऐसा है, देखो वो तो जीत ही रही है, सरकार लगी है, दोनों पार्टी लगी हैं, वो तो हार जीत होता ही है नहीं। अब स्थिति क्या है कि भाई चुनाव नजदीक में जब पता लगेगा भाई कौन में जा रही है, कहाँ हो रही है नहीं। मगर लेकिन जनता की, गरीबों की हित के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आदिवासी बहुत परेशान है इस क्षेत्र में, जंगलों में बसे हुए हैं बिल्कुल, अब तक रोड नहीं बनी है, पैदल चल रहा है ऊंचा ही आदमी, बिजली नहीं है, ढंग से नहीं मिल रही है। एक मुद्दा है कि हमारा आदिवासी मतलब छोटे मोटे आदिवासी हैं, एक पुलिस केस में और उलझ रहे हैं, उसमें सुलझ नहीं पा रहा है, पटवारी केस में, मतलब छोटे मुद्दा है। तो इसकी आवाज उठाने वाली कोई नेता नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे ज्यादा छोटी परेशानी, ठीक है ना, वो परेशानी कोई हल नहीं कर पा रहा है। 2024 में हम ऐसा सांसद चुनेंगे जाकि हमारा सुने और जो अपन बोले वो थोड़ा बहुत अपना काम हो, इस टाइप का सांसद अपन चुनेंगे। और क्या है, ऐसा है कि हम लोग यहाँ जैसा नगर निगम है, पहले पूर्व विधायक था, वो इतना बार हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ यहाँ। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी हो, जैसा विधायक हो चाहे सांसद हो, थोड़ा बहुत हम लोग का सुने करके कोशिश करते अपन, लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं जाता। जैसा है वैसा चली रहे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते सब विधायक लोग। विधायक है, सांसद है, महापावर है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो हमारे बाजार के साथ साथ दुर्ग शहर का, दुर्ग जिला का विकास करे, ना कि जाके दिल्ली में बैठा रहे।
यहाँ दुर्ग शहर, जहाँ से आप दुर्ग जिला से आप चुन के आते हो, उन लोगों की समस्याएं सुने, उनकी परेशानियां सुने। आज से 18 साल पहले जब सरोज पांडे जी महापौर बनी तो ये बाजार बना के दिए थे। उसके बाद से ना यहाँ कोई सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का। बरसात में यहाँ पानी घुटने की आ जाता है। हम चाहते हैं कि व्यवहार अच्छा रखें, जो व्यवहार अच्छा रखेगा उसी को हम अच्छे ही और देंगे। हमारा समस्या बहुत तकलीफ में है। हम लोग माँ शीतला सब्जी कसारी डी लाइन में जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटा सा दुकान है हम लोग का, इतना आर्थिक स्थिति हम लोग का कमजोर हो गया है कि हम लोग 500 का सामान ले रहे हैं, उसमें 50 रुपए ही कमा रहे हैं। इतना तकलीफ है कि हम लोग 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। जो हमारे साथ दे, हमारे काम करे, वैसी सांसद चुनेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसी को सरकार बनाएंगे। यहाँ तो ये तो 2-3 बार हो गया, मतलब यहाँ 15 साल होगा, आज तक 18 साल हो गए। अभी तक के हम ये साल करेंगे, उस साल करेंगे, ये महीना करेंगे, वो महीना करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारा काम है, और है ना। और देख, बरसात में हम लोग इतने बार कंप्लेन किए हैं, कोई मतलब नहीं हो, कोई सुनवाई ही नहीं करे सर। अलवर से मुझे लग रहा है जहाँ तक है बीजेपी वाले ही जीतेंगे। अच्छा, और क्यों? मुद्दा क्या लग रहा है आपको, क्या कारण है? लग रहा है जो उन्होंने काम किया है अब तक, जो काम किया है बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है? बिल्कुल गारंटी पर विश्वास। पानी की समस्या है क्या अलवर में? बिल्कुल पानी की समस्या नहीं है। अलवर में कोई विशेष समस्या नहीं है। पेयजल के जो मोदी जी ने दूर करी थी, अभी तो मोदी राज है, इसमें कोई समस्या की काम ही नहीं। आपको लगता है कि अगर अलवर से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पानी की समस्या का हल हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैडम राष्ट्रीय मुद्दों पर है, पानी, लाइट, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे, देश के मुद्दे हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ मोदी जी और कुछ नहीं। समस्या तो है, सब जगह पानी कम आ रहा है। शहर में चारों तरफ पानी की 17 मामा। अलवर शहर में लगभग 65 वार्डों में से 50 वार्ड पानी से परेशान है। कितने समय से परेशान है? काफी, मतलब हमने तो 8-10 सालों से, जब से थोड़ा सा उत्साह माला, जब से परेशान है। मतलब अब त्राहिमाम है। 3 दिन में हमारा खुद का 30 मिनट से 20 मिनट पानी आता है, मतलब 5 मिनट से 7 मिनट की एवरेज क्या कर लेंगे आदमी। और हमारे के बाद तो हमारी गलियों में आगे जाकर नेक्स्टों में तो मतलब अंधकार छाया हुआ पानी का। पानी की समस्या है काफी, यहाँ ट्रैफिक रहता है, नगर परिषद काम ढंग से नहीं कर पा रही है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, साफ सफाई की दिक्कत आपको लगती है? लगती है, बिल्कुल लगती है। वार्ड नंबर हमारे 14, 11, 12 है, इसमें साफ सफाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी की ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है यही, और कुछ जगहों पर सीवर होकर रोड भी नहीं डला अभी तक। ये दो समस्या। आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। चुनाव के बाद पब्लिक हैरान करेगी या हैरान होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग हैरान कर रही है, क्योंकि चुनाव में कहानियां ही ऐसी सामने आ रही हैं। तमिलनाडु में जहां एक सीट पे एक ही नाम वाले उम्मीदवारों से पब्लिक कम नेता ज्यादा हैरान है, तो अरुणाचल प्रदेश की 6 सीट पे विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। रेस्तरां के मेन्यू में पनीर के बहुत सारे आइटम्स आप अक्सर देखते हैं, लेकिन तमिलनाडु की रामनाथपुरम लोकसभा सीट पर मतदाताओं के सामने बहुत सारे पनीर परोसे गए हैं। अरे हैरान मत होइए, ये खाने वाले पनीर नहीं बल्कि वोट लेने वाले पनीर हैं। पनीर सेल्वम नाम तो सुना ही होगा आपने। दरअसल तमिलनाडु में ये नाम सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि रामनाथपुरम में एक नहीं, 2 नहीं, पनीर सेल्वम नाम के पूरे 5 उम्मीदवार हैं। तो समान नाम वाले इन 5 सुरमाओं से मिलिए। रामनाथपुरम से पहले उम्मीदवार हैं ओ पनीर सेल्वम। इसी सीट से दांव लगा रहे हैं दूसरे उम्मीदवार ओ पनीर सेल्वम।
तीसरे प्रत्याशी का नाम है ओ पन्नीर सेल्वम। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे चौथे कैंडिडेट हैं ओ पन्नीर सेल्वम और इसी सीट से दांव लगा रहे पांचवें उम्मीदवार हैं एम पन्नीर सेल्वम। अब साहब, इनमें से एक पन्नीर सेल्वम तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम के सामने बड़ा संकट आन पड़ा है, क्योंकि उनको अपने 4 हमनामों से मुकाबला करना है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि रामनाथपुरम की पब्लिक 5 पन्नीर सेल्वम में भ्रमित हो सकती है, तो भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। अब नाम भले ही समान हो, लेकिन चेहरे तो सबके अलग अलग हैं। मुहर उसी पन्नीर सेल्वम के नाम को लगेगी जिसका काम बड़ा है। पन्नीर सेल्वम की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन जरा रुकिए, अब एक पेज तो अरुणाचल प्रदेश की भी एक कहानी में है। यहाँ 6 उम्मीदवारों की कहानी है, पहले उनके नाम जान लीजिए। मुक्तो से पेमा खांडू, ताली से जिक्के ताको, तालिहा से न्यातो डुकोम, रोइंग से मुच्चू मीठी, जीरो हापोली सीट से हेगे अप्पा और सागाली से रातू तेची। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इन 6 उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब बगैर लड़े ही जीत का सेहरा सर पर बच जाए तो और क्या चाहिए। मुस्कान है कि इनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही। मारे खुशी के इनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। बात दरअसल ये है कि नामांकन के आखिरी दिन तक इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने किसी और प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी पेश ही नहीं की है। ऐसे में जीत का सेहरा तो बिना लड़े ही बच जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात टीवी से संसद पहुंचे कलाकारों की। रामायण और महाभारत भारतीय टीवी के इतिहास की 2 ऐसी सीरीज थी जिसे आज तक लोग पसंद करते हैं। उस दौर में इन दोनों शोज में काम करने वाले कलाकारों को लोग भगवान की तरह पूजते थे। राम से लेकर सीता और विष्णु तक को लोग हकीकत में भगवान मानने लगे थे। यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने किया। इस रिपोर्ट में देखिए रामायण महाभारत के उन लोकप्रिय कलाकारों की बात जिन्हें उनकी लोकप्रियता संसद तक ले गई। और 90 के दशक में रामायण और महाभारत के सीरियल टीवी पर आते थे। सड़कों पर लॉकडाउन जैसा हुआ करता था। इनके कलाकार अपने नाम नहीं बल्कि किरदार के नाम से घर घर पहचाने जाते थे। लोग तो कुछ कलाकारों की बाकायदा घर में पूजा तक करने लगे थे। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। दरअसल रामायण और महाभारत दोनों धारावाहिकों की लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि इसके कलाकार लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंच गए। वैसे कहा जा सकता है रामायण और महाभारत के प्रमुख किरदारों को निभाने वाले कलाकारों की बीजेपी शुरू से ही पहली पसंद रही है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इन कलाकारों की लोकप्रियता को भुनाया है। भुनाए भी क्यों ना, रामायण और महाभारत के ये कलाकार हिट की गारंटी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से कलाकार हैं जो सियासी पार्टियों के लिए हिट की गारंटी हैं। शुरुआत करते हैं टीवी के राम से।
राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की लोकप्रियता का आलम ये रहा कि उनकी तस्वीरों वाले कैलेंडर तमाम घरों की पूजा घरों की शोभा बढ़ाते रहे हैं। तस्वीर आज भी यही है मेरठ में। आज भी लोग उनके पैर छूने के इच्छुक हैं। पहले हम उनके पैर छुएंगे, पहले प्रत्याशी बनकर साथ निभाएंगे उनका, जी पूरा सहयोग मिलेगा उनको। नहीं तो उनके लिए जब चुनाव प्रचार आप करने जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे, उनके बीच कौन आया है? हमारे राम जी आए हैं। वहीं टीवी के राम अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर मेरठ लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो पहली बार आम चुनाव में खड़े हुए हैं और जनता से वादा कर रहे हैं कि सियासत नहीं काम करेंगे। राजनीति मैं नहीं करूंगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये है, मैं यही करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति में नहीं करूंगा। गोविल से पहले रामायण के कई पात्र सियासी पारी खेल चुके हैं। महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर, सीता, रावण, द्रौपदी और राजा भरत सब चुनावी कश्ती में सवार हो चुके हैं। रामायण की सीता माता यानी दीपिका चिखलिया भी सियासत का स्वाद चख चुकी हैं। रामानंद सागर की मशहूर रामायण में दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था। यही वो सीरियल था जिसने दीपिका को घर घर में पहुंचा दिया और लोगों के बीच वो खूब मशहूर हुई। दीपिका की लोकप्रियता को साल 1991 में बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की और उन्हें वडोदरा से चुनावी मैदान में उतारा। खास बात ये है कि उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। हालांकि उनकी राजनीतिक पारी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। रामायण की सीता ही नहीं बल्कि रावण ने भी चुनाव लड़ा था। रामानंद सागर की रामायण में रावण बने अरविंद त्रिवेदी बीजेपी के टिकट पर साबरकांठा से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने भी जीत हासिल की। रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को 2003 में सत्ताधारी बीजेपी ने मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा भेजा था। महाभारत में कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने भी राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने साल 1996 में बीजेपी की ओर से जमशेदपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि 1999 में लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, जिसके बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया था। महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली अभी राज्यसभा की मनोनीत सांसद हैं। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले साल 2015 में वो बीजेपी में शामिल हुई। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में वो हावड़ा नॉर्थ से चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गयी। चुनाव के बाद उसी साल बीजेपी ने उन्हें मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा था। महाभारत में राज बब्बर ने राजा भरत की भूमिका निभाई। वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। महाभारत में युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान 2004 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि उनकी सियासी पारी ज्यादा नहीं चली। अगर कोरोना काल की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान रामायण महाभारत को दोबारा दिखाया गया और दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार भी दिया। 15.5 पॉइंट रही रामायण की टीआरपी, वहीं 4.7 पॉइंट के साथ महाभारत दूसरा लोकप्रिय सीरियल रहा। ये इन सीरियल्स की पॉपुलैरिटी ही थी कि सियासी पार्टियों ने इन कलाकारों पर दांव लगाया और इन कलाकारों ने भी अपनी लोकप्रियता को देख सियासत का रास्ता चुना। ये अलग बात है कि कोई सियासी राह पर टिका तो कोई टिक नहीं पाया, तो कोई आज भी इस राह पर अपना भाग्य आजमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास शो वोट फॉर गुड में बस इतना ही। मुझे यानी अतिथि को दीजिए इजाजत।